नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। कमलनाथ के मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री की शपथ लेने पर युवा कांग्रेसियों ने मनाया जश्न, जमकर की आतिशबाजी। किसान कर्ज माफी को लेकर जिला सहकारी बैंक में बुलाई गई बैठक। किसानों का डाटा सॉफ्टवेयर में अपलोड करने के दिए निर्देश। जिले में 1,52,834 किसानों का कर्जा होगा माफ। बैयर क्षेत्र के लिए सांसद निधि से 24 टैंकरों का किया गया वितरण। 50 अन्य टैंकरों की दरकार। परिवहन व्यवस्था न होने के चलते जिले के कई धान उपार्जन केंद्र हुए बंद। चौकीदार के भरोसे केंद्र पर रखी है किसानों की लाखों क्विंटल धान। राजघाट चौक स्थित मानिक कॉटन स्टोर्स पर अज्ञात चोरों ने बोला धावा। दुकान का ताला तोड़कर 1,35,000 रुपए पर किया हाथ साफ। कोतवाली पुलिस कर रही है मामले की जांच। पुलिस परेड ग्राउंड में 16वें बाल महोत्सव का शुरू हुआ शुभारंभ। विभिन्न स्कूली बच्चों ने खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लिया भाग। और शीतलहर के साथ हुई हल्की बरसात, लोगों ने लिया अलाव का सहारा। अब समाचार विस्तार से। नगर के राजघाट चौक स्थित मानिक कॉटन स्टोर्स में बीती रात अज्ञात चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर दुकान में रखे 1,35,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया, जिसकी शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध मामला कायम कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह मानिक कॉटन स्टोर्स के संचालक अभिजीत नाहटा को किसी व्यक्ति ने फोन पर उनकी दुकान का ताला टूटे होने की जानकारी दी। सूचना के आधार पर जब वे दुकान पहुंचे तो दुकान का दरवाजा खुला पाया और कैश पेटी में रखे नगद गायब थे, जिसकी सूचना उन्होंने तत्काल कोतवाली पुलिस को दी। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस डॉग स्क्वाड की टीम के साथ मौके पर पहुंची, जहां निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की गई और अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया। बेटी तो यहीं पड़ी भैया। हाँ, बेटी भी यहीं पड़ी। पुरानी पेटी इसी में रखते थे, पैसे बस में 40 करीब 1.5 लाख रुपए। तो कुछ नहीं देगा अभी ये डीवीआर तो रखो, डीवीआर रखा है, डीवीआर रखा है। हट जाओ भैया। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान दुकान के संचालक ने बताया कि उनकी दुकान में सभी सीसीटीवी कैमरे चालू है। यदि चोरों ने डीवीआर में छेड़छाड़ नहीं की होगी तो चोरों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। सर, आपका परिचय होता है? अनुरोध नाटा। काहे की दुकान है? ये हैंडलूम की मानिक कॉटन स्टोर। अच्छा, कैसी जानकारी लगी थी? यहाँ सुबह फ़ोन आया भाई का, यहाँ पे कि ताला टूटा हुआ है। आस पड़ोस वालों ने बताया तो फिर आया। तो क्या क्या सामान गया आपका? अभी तो कैश गायब दिख रहे हैं पूरे पेटी से। कितना था? लगभग 1,35,000। यहाँ ताला टूटा हुआ था, ये वाला ताला, और संकल निकली हुई थी और दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। तो क्या कैमरे वैमरे चालू है? सब कैमरे सारे चालू हैं।
पहचान हो जाएगी उन लोग की कौन है क्या है? ये अभी कैमरा चालू करके देखेंगे DVR में, यदि सही सलामत रहा तो दिख जाएगा सब। वहीं इस मामले में कोतवाली थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि सबूतों के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश की जा रही है। जल्द ही इस चोरी का खुलासा किया जाएगा। आज एक राजघाट चौक पर चोरी होने की मामला सामने आया है। कितने की चोरी थी सर और क्या जानकारी है? ये अभिषेक नाटा की दुकान है मानिक कॉटन स्टोर के नाम से। उसमें जो है रात में चोरी की वारदात हुई है और अज्ञात व्यक्ति द्वारा जो है चोरी करके 1,35,000 रुपये ले जाने के संबंध में रिपोर्ट की गई है। सर क्या चोरों का कुछ ऐसा सुराग मिल पाया सर जिसे पता चल लग सके? अभी स्पष्ट कुछ नहीं मिल पाया है, लेकिन जो भी एविडेंस मिला उसके आधार पर उसकी पता तलाश कर रहे हैं। सर CCTV फुटेज अगर खंगालेगा तो उसमें कुछ क्या चीज़ चेहरा हो रहा है क्या? अभी देख रहे हैं, अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाया है कि कौन व्यक्ति है। सर डॉग स्क्वाड की भी टीम आई थी, कहाँ तक? हाँ, डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट आई थी, जो उनसे जो है मदद मिल सकती थी वो ली गई है और जैसे ही चोरों को पता चलेगा बुला सकेंगे। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में पिथाई नामक चक्रवाती तूफान बना हुआ है। यह तूफान 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते संपूर्ण मध्य प्रदेश शीतलहर के घेरे में है और प्रदेश के कई इलाकों में जहां मौसम ढका हुआ है, वहीं सर्द हवाओं के साथ हल्की बारिश भी देखी जा रही है। रविवार शाम को मौसम में आए इस अचानक बदलाव ने जहां एक ओर मौसम को सुहाना बना दिया, वहीं दूसरी ओर सर्द हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी का दौर भी जारी है। सोमवार को बालाघाट जिले का अधिकतम तापमान 18.5 सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। मौसम विभाग के द्वारा आगामी 24 से 48 घंटों तक मौसम के कुछ इस तरह बने रहने के साथ ही सर्द हवाएं चलने और हल्की बारिश होने की संभावनाएं जताई गई है। मौसम में हुए इस अचानक बदलाव के चलते फिजाओं में ठंडक है। इस सर्द हवाओं से निजात पाने के लिए लोग तरह तरह के जतन करते नजर आ रहे हैं। पूरे दिन शीतलहर से बचने के लिए लोग स्वेटर, जैकेट और अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं शहर के विभिन्न स्थानों, शासकीय अशासकीय कार्यालयों में लोग अलाव का आनंद लेते नजर आए। राजेंद्र पारधी। क्या करते हैं आप? सामाजिक न्याय बालाघाट में स्टैंड गेट 3 पर कार्यरत हूँ। सर ये आज अलाव जो जलाए हैं आप लोग, किस लिए जलाए हैं? मौसम सर्द है, बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, तो थोड़ा ठंडक, अंदर बैठने में भी ठंड महसूस हो रही है, तो थोड़ा सा अलाव की व्यवस्था हो गई, इससे थोड़ी ठंड में राहत मिल रही है। तो मौसम के बारे में क्या कहेंगे आप? खुश मिजाज है मौसम, अच्छा है मौसम। क्या नुकसानदायक है, क्या फ़ायदेमंद है? नहीं, हालांकि थोड़ा सा नुकसानदायक तो है ही, इस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है, लोगों को सर्दी बुखार से पीड़ित होंगे। बाकी नुकसान भी है, फ़ायदा भी है, कुछ तिलहने फसलों को फ़ायदा मिलेगा इससे। तो सुरेश, कहाँ रहते हैं आप? पिपरिया, सुरेश चिनकोपड़े। अच्छा, यहाँ कैसे आना हुआ था? काम पे आए थे। अच्छा, काम मिला कि नहीं मिला आज आपको? मिला, किए। अच्छा, ये मौसम कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत ठंड लग रही है आज, मौसम बहुत ही ठंडा है। क्या है, हम घर जा रहे थे हम लोग, यहाँ ठंड बहुत जम के इसलिए बैठ गए। नुकसानदायक है। कैसे? ये क्या है, अभी तो ठंड का मौसम है, फिर ये पानी गिर रहा है ऊपर से, ये ठंड बहुत ज़्यादा है। परिचय बता। मैं राज हरीन खेरे। सर कहाँ रहते हैं? मैं वार्ड नंबर 32 में रहता हूँ। मौसम क्या है कि काफ़ी
ठंडी नुमा है, बारिश भी हल्की हल्की हो रही है। मौसम तो ऐसा है, खेती के हिसाब से तो उचित नहीं है मौसम। गेहूं वगैरह का जो है, गेहूं के लिए विशेषकर ठीक है, गेहूं और चने के लिए, लेकिन जो हमारी घानियाँ वगैरह चल रही है धान वगैरह की, उसके लिए नुकसानदेह है। और ये जो हवाएं जो चल रही है, हवाएं अभी शिमला में शीत लहर वगैरह चल रही है, वहाँ पे हिमपात भी हो रहा है, उसकी वजह से कुछ मौसम यहाँ चेंज हुआ है। वहीं इस शीतलहर को देखते हुए नगरपालिका द्वारा जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है। साथ ही आवश्यकता अनुसार अन्य स्थानों पर भी अलाव जलाने की व्यवस्था किए जाने की बात की जा रही है। सर, आज मौसम ने बहुत करवट बदली है, हल्की बारिश, बूंदाबांदी भी हो रही है और बहुत ठंड भी लग रही है। सर, अलाव की क्या व्यवस्था की गई नगर पालिका ने? अलाव की नगर पालिका ने जगह जगह जो सार्वजनिक स्थान है, कुछ स्थानों पर आवश्यक स्थानों पर लकड़ी डाली है, जिससे अलाव की व्यवस्था हो जाएगी। और जैसे जो घुमक्कड़ या कुछ बाहर से लोग आए हैं जिनको गाड़ी नहीं मिली है वगैरह, तो हमारे नगर पालिका का रेन बसेरा भी है, वहाँ लोग रात को विश्राम भी कर सकते हैं। सर, कैसे क्या टीम गठित की गई, कैसे लोगों को मतलब हमारे स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो उसमें ये है, और हमारा योजना की शाखा के जो प्रभारी है वो वहाँ योजना शाखा के जो रेन बसेरा का बना है उसमें भी व्यवस्था करके रखी है। अलावा अभी हमने 3-4-5 जगह डाली है, और आवश्यक रहेगा तो और कुछ सार्वजनिक स्थान पर डाली जाएगी। हर साल की तरह इस साल भी मुस्लिम धर्मावलंबियों का पावन पर्व 11वीं शरीफ धार्मिक आस्था और मान्यताओं के साथ मनाया जाएगा। लिहाजा पीराने पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह गौशे आजम की शान में यंग मेमन रजा कमेटी बालाघाट की जानिब से 19 दिसंबर को स्थानीय जामा मस्जिद चौक से परचम कुशाई के बाद अंजुमन इस्लामिया कमेटी जामा मस्जिद बालाघाट की सरपरस्ती में जुलूस-ए गौशिया नगर में निकाला जाएगा, जो नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए जामा मस्जिद पहुंचेगा। इस अवसर पर आवाम से बड़ी संख्या में उपस्थित रहने की अपील की गई है। परिचय होता है। हाजी यूनुस कच्ची, जिला कमेटी अध्यक्ष बालाघाट। सर, क्या कार्यक्रम आपका? ये कार्यक्रम विगत 10-12 वर्षों से बालाघाट में हो रहा है, और इसके पहले भी पूरे हिंदुस्तान में ये कई सालों से 50 साल 60 साल से चला आ रहा है। ये कार्यक्रम सूफ़ी संतों के जो महान धर्म गुरु हैं और सूफ़ी संतों के जो सरपरस्त हैं, जिनका नाम हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिनका आस्ताना इराक़ के बगदाद शहर में, और उन्हीं के याद में इस 11 तारीख को उर्दू की जुलूस निकाला जाता है। और इस जुलूस में ये जुलूस जो है अंजुमन इस्लामिया कमेटी बालाघाट के ज़ेर एहतमाम निकलता है, और वर्षों से निकलता आ रहा है, और इसमें पूरे शहर के समुदाय के लोग इसमें शामिल होते हैं और उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं। क्या क्या कार्यक्रम होंगे इस कार्यक्रम में? एक दिन पहले जो होता है मस्जिदों के अंदर में मिलाद शरीफ तकरीबन 11 दिनों से चल रही है, और उस दिन भी विशेष प्रोग्राम होते हैं और नात और मनकबत की महफिलें होती है। और दूसरे दिन सुबह जुलूस निकलता है, जिसकी परचम कुशाई जामा मस्जिद के इमाम करते हैं, और उसके बाद वो जुलूस पूरा शहर का गश्त करता हुआ वापसी जामा मस्जिद पहुंचता है। और इस जुलूस के इख्तिताम में दुआ होती है, जिसमें पूरे हिंदुस्तान और मुल्क के लिए अमन और शांति की दुआ की जाती है। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी नूतन कला निकेतन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से बाल दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। 4 दिनों तक चलने वाले इस 16वें बाल दिवस समारोह का सोमवार को शुभारंभ पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों से आए बच्चों ने खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लिया, जिन्हें आयोजक के द्वारा विभिन्न पुरस्कार प्रदान किए गए। मेरा नाम जितेंद्र वाजपेयी, मैं न्यूयॉर्क से आ रहा हूँ। वहाँ पे मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। सर, कैसा कुछ पहली बार मेरे ख्याल से आप यहाँ पे आए हैं, यानी इस प्रोग्राम में कैसा क्या लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको उत्साह मिल रही है कि स्पोर्ट्स में भाग लें, तो उसकी वजह से देख के बहुत खुशी होती है। क्या अपेक्षा रखते हैं इस आयोजन को लेकर? नहीं, हमारे समझ में ये आयोजन बहुत ज़रूरी है कि उस उम्र में बच्चों को खेल कूद के ऊपर, खेल कूद के साथ साथ शारीरिक जो है प्रतिक्रिया और टीम वर्क, और उसके अलावा कंपटीशन और सभी चीज़ें। और हमने वो भी देखा कि कुछ
बच्चियाँ और बच्चे लोग पेंटिंग कर रहे हैं, रंगोली कर रहे हैं, उनमें आर्टिस्टिक। परिवहन व्यवस्था न होने के चलते जिले भर के कई उपार्जन केंद्र बंद हो गए हैं। बंद पड़े इन केंद्रों पर लाखों रुपए की धान चौकीदारों के भरोसे छोड़ दी गई है। ताजा मामला नगर के निकट गोंगले मंडी का है, जहां समर्थन मूल्य पर धान खरीदने के लिए 2 केंद्र बनाए गए हैं, जहां लगभग 8000 क्विंटल धान डंप पड़ी है। परिवहन की व्यवस्था न होने के चलते यहां दोनों उपार्जन केंद्रों को 5 दिसंबर से बंद कर दिया गया है और यहां डंप की गई लाखों रुपए की धान चौकीदारों के भरोसे छोड़ दी गई है। दोनों ही केंद्र के बंद हो जाने से किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मनीराम पंछी। क्या करते हैं आप? देख रेख करता हूँ। किसकी? ये धान की। कौन से केंद्र की? ये कुरथोड़ी केंद्र की। अच्छा ये बताइए, ये केंद्र में ताला जड़ा हुआ है, क्यों ताला जड़ा हुआ है? ये परिवहन कारण माल नहीं उठ रहा, उसके कारण माल नहीं उठ रहे। कब से नहीं उठ पा रहा माल? ये हो गया समझो कि सर 5 तारीख से। 5 तारीख से? तो अभी तक एक भी नहीं उठाएगा? नहीं। तो केंद्र बंद करने का क्या है? तो फिर जैसे वो ये परिवहन नहीं हो रहा क्या? बंद ही कर दिए। क्या नाम आपका? समारू लीलारी। क्या है, चौकीदार है आप? कौन से केंद्र में? बालाघाट में। अच्छा ये बताइए, केंद्र क्यों बंद है आपके यहाँ के? परिवहन नहीं हो रहा है। कब से बंद कर दिए? 5 तारीख से। तो क्यों परिवहन नहीं हो पा रहा है? मालूम नहीं जी, वो जगह नहीं है इसलिए खरीदी। पूरी जगह पूरी फुल हो गई है धान में। तो ताला जड़ा हुआ केंद्रों में, क्या है ये पूरा का? क्यों जड़ा हुआ ताला? केंद्र तो खुले रहना चाहिए ना। हाँ तो लेकिन ये ताला क्यों जड़ा दिया गया है? मालूम नहीं, वो परिवहन नहीं हो रहा है तो खरीदी नहीं हो रही करके आ नहीं रहे हो। अच्छा। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के महाप्रबंधक PS धनवाल ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। बंद है धान खरीदी केंद्र। ऐसी स्थिति में सर परिवहन न होने का मामला सामने आ रहा है सर। क्या वजह से परिवहन नहीं हो पाया सर, और क्या व्यवस्था की गई है? वर्तमान में धान उपार्जित धान के परिवहन करने हेतु परिवहनकर्ता की नियुक्ति के जो टेंडर शासन इसके जो डाले गए थे, उस पर अभी निर्णय नहीं हो पाया है। तब तक के लिए अंतरिम व्यवस्था के लिए विपणन अधिकारी के द्वारा ट्रांसपोर्टर गत वर्ष के जो नियुक्त थे उनको कुछ सर्टेन अमाउंट में हेक करते हुए उनको परिवहन करने का बोला है। और लगभग जिले में अभी 32,000 मीट्रिक टन के आसपास की जो धान उपार्जित की गई है, उसमें से 4-4.5 मीट्रिक टन धान का परिवहन भी उनके द्वारा किया गया है। परिवहन निश्चित रूप से परिवहनकर्ता के नियुक्त नहीं होने के कारण उस गति से नहीं हो रहा है। इस संबंध में आज मेरे द्वारा भी कलेक्टर महोदय से अनुरोध किया गया है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जिन जिन केंद्रों पर परिवहन ना होने के कारण खरीदी रुकी हुई है, वहां पर प्राथमिकता के साथ उनका परिवहन करवाएं। सर ये भी देखा गया कि बारिश होने की संभावना है और ऐसे में हम उन केंद्रों में जाकर के भी देखिए जहाँ देखिए धान का उपार्जन जो है ऑलमोस्ट सभी जगह पे खुले में हो रहा है, परंतु हमारे स्तर पे सभी केंद्र प्रभारियों को ये निर्देश दिए हुए हैं कि धान को वर्षा से बचाने के लिए तिरपाल आदि की व्यवस्था वो सुनिश्चित करें। मैं इसको व्यक्तिगत रूप से एक बार और दिखवा लेता हूँ, यदि कहीं पर ऐसी व्यवस्था माकूल व्यवस्था नहीं है तो वो करवा ली जाएगी। बूढ़ी मार्ग में लग रहे मछली बाजार को लेकर वहां के लोग काफी परेशान हैं। इस परेशानी से निजात पाने के लिए सोमवार को करीब 1 दर्जन वार्ड वासियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बूढ़ी मार्ग पर लग रहे मछली बाजार को हटाए जाने की मांग की। मेरा नाम LP डोंगरे, वार्ड नंबर 1 के निवासी हूँ मैं। बताइए किस समस्या को लेकर? समस्या ये थी कि रेलवे क्रॉसिंग बूढ़ी में उसके आगे मछली बाजार जो भरता है वो रोड के दोनों ओर एकदम किनारे पे रोड पे लगता है, जिसके कारण मछली लेने वाले वहाँ पर दोनों ओर खड़े होते हैं और अपने बाइक और मोटरसाइकिल वहीं रोड के किनारे रखते हैं, जिससे कि कई बार बच्चों के एक्सीडेंट स्कूल आने जाने वालों वहाँ हो चुके हैं। इसके बावजूद भी इसके पूर्व में भी नगर पालिका को सूचित किया गया था, परंतु उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन तक के बंद रखने के बाद फिर से वहाँ पर मछली बाजार लगने लगा है। मछलियों की गंदगी के कारण जो वेस्ट फेंका जाता है उससे रात और दिन में दोनों टाइम में वहाँ पर सुअरों का आतंक मचा रहता है, जिससे गंदगी बहुत चरम सीमा पे फैल रही है और आवागमन में बहुत बाधाएं हो रही हैं। और शाम को वहाँ पर लोग कुछ असामाजिक तत्व शराब पीकर भी वहाँ पे वार्ड का माहौल खराब होता है,
जिससे कि असामाजिक तत्व रात में गाली गलौज ये करते हैं और वहाँ पर दोनों तरफ में वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 13 के निवासियों को काफ़ी परेशानी हो रही है, जिससे महिलाओं को खासकर ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो मांग क्या की है यहाँ पे? मांग हमने किए हैं कि वहाँ से मछली बाज़ार हटाया जाए और जहाँ पर यथावत स्थान निर्णय किया गया था वहाँ ITI के पास वहाँ पर ही। मध्य प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा नगर के बस स्टैंड में सोमवार को पेंशनर्स दिवस मनाया गया। आयोजित इस पेंशनर्स दिवस के दौरान एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मंच के माध्यम से पेंशनर्स की मांगों को दोहराते हुए उन्हें जल्द से जल्द पूरा किए जाने की गुहार लगाई। साथ ही पेंशनर्स को अपनी इन सभी मांगों को पूरा कराने के लिए एकजुट रहकर आवाज बुलंद करते रहने की बात कही। पेंशनरों को डीए नहीं मिला है उसकी बात नहीं की है। रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट को 9% हो गया, हमें अभी भी 5% मिल रहा है। 4% डीए की बात न वर्तमान सरकार कर रही है और न जाने वाली सरकार ने की। हमारे कर्मचारियों को तो मिला, केंद्र के पेंशनरों को मिला, पर हम पेंशनरों को इनने नहीं दिया। ये जो ये पुरानी सरकार थी हमारे पेंशनरों के हक पर डाका डालकर गली गली प्रचार करने के लिए हवाई यात्रा करते थे बंधु। आयोजन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रांतीय सचिव कुंदन मिश्रा ने बताया कि उन्हें सरकार द्वारा जो पेंशन दी जाती है वह भीख नहीं बल्कि उनका अधिकार है। आज का यह दिवस संपूर्ण मध्य प्रदेश में नहीं संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। इस दिन हमारे को 17/12/1982 से यह निर्णय दिया गया था कि पेंशन का यह भीख यह अधिकार है। सेवानिवृत्ति के पश्चात उनको निश्चित रूप से यह लाभ मिलना चाहिए, जिससे कि वो अपना जीवन का निर्वाह ठीक ढंग से कर सके। प्रदेश शासन के जो कर्मचारी हैं वे 60 वर्ष 62 वर्ष और 64 वर्ष तक के काम करते हैं और करीब करीब उन लोगों ने 33 साल से अधिक और 44-42 साल तक के उसका कार्य करते हैं। उनको जो पेंशन जो दी जा रही है वह उनको कोई अपना कोई ऐसी कोई प्रसादी नहीं दी जा रही है। ये उनका हक है। उन्हें 42 साल तक के जो सेवा कार्य किया है उसका प्रतिफल उनको दिया जा रहा है। प्रदेश शासन ने हमारे पिछले शासन ने हमसे वादा किया था, पर वादा को का निर्वहन उन्होंने नहीं कर पाए, इसीलिए हमारे जो कर्मचारियों में आक्रोश है। कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने और उनके पदभार ग्रहण करने पर जिले के कांग्रेसियों में हर्ष व्याप्त है और कांग्रेसियों के द्वारा जगह जगह पटाखे फोड़कर जश्न मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को युवा कांग्रेसियों के द्वारा नगर में जमकर आतिशबाजी की गई। वहीं इन कांग्रेसियों ने पार्टी और मुख्यमंत्री कमलनाथ के शान में जमकर नारेबाजी की। कर्ज माफी की प्रक्रिया को लेकर सोमवार को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बैंक के महाप्रबंधक PS धनवाल ने मध्य प्रदेश शासन की प्रस्तावित कर्ज माफी योजना के तहत आवश्यक कार्य करने के दिशा निर्देश दिए। साथ ही ऋण लेने वाले कर्ज माफी के दायरे में आने वाले किसानों की संपूर्ण जानकारी उनके द्वारा तुरंत पोर्टल पर अपलोड कराने की बात कही। आयोजित इस बैठक के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान महाप्रबंधक PS धनवाल ने बताया कि जिले में 1,52,834 किसानों पर 4 करोड़ 47 लाख का कर्ज है, जो ऋण माफी के दायरे में आता है। बैठक में सभी शाखा प्रबंधकों, स्टाफ और डाटा एंट्री ऑपरेटरों को किसानों के ऋण संबंधित आंकड़े पोर्टल पर अपलोड कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उन किसानों का कर्जा माफ हो सके। ले रहे हैं आप कर्मचारियों की, किस लिए ले रहे हैं और क्या है? जो आज की बैठक मुख्यालय में रखी गई है वो है जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो प्रस्तावित कृषि ऋण माफी की योजना है उसके संबंध में जो आंकड़े एकत्रीकरण का कार्य किया जाना है। चूँकि अभी योजना का अंतिम रूप फाइनल नहीं हुआ है, ऐसे में उसमें जो भी जहन में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो सुधार उसमें पोर्टल में होते हैं, उसके आधार पर बार बार नीचे इंस्ट्रक्शन देना होता है। तो और समय सीमा आज की निर्धारित है, इसलिए हमने सारे स्टाफ को उनके डाटा एंट्री ऑपरेटर और इन्फॉर्मेशन के साथ में यहाँ बुलाया हुआ है। उनको यहीं पर गाइड करेंगे, उनको किस तरीके से जानकारी को अपलोड करना है और आज हम उसको शाम तक फिनिश कर देंगे। तो मुख्य रूप से कर्ज माफी योजना के लिए आंकड़ों का एकत्रीकरण है ये। सर कितने किसान आ रहे हैं सर इस दायरे में? लगभग अभी मेरे पास में जो आंकड़े आए हैं इसमें मैंने 2-3 दिन पहले बात कही थी, बालाघाट जिले में लगभग 1.25 लाख किसान कर्जा का माफ का वो लाभ मिलेगा
उसमें एक 2-3 इशू थे, IRDP का ऋण और मैंने किसानों को अदर एक्टिविटी के लिए जो दिया गया ऋण, उस पर मैं उस समय ध्यान मेरा नहीं जा पाया था। जब वो आंकड़े मेरे पास में आए हैं तो लगभग संख्या 1.5 लाख हो रही है, करीब 1,52,834 किसानों की संख्या हो रही है और राशि 447 करोड़ की हो रही है। मैंने 400 करोड़ का अनुमान लगाया था कि लगभग 400 करोड़ की राशि होगी और 1.25 लाख किसान हो गए, लेकिन ये दोनों में IRDP और अदर जो लोन है पशुपालन के लिए दिया हो, चाहे कुआ के लिए दिया हो, चाहे लिफ्ट एरिया। नगर को स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नगर पालिका द्वारा बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। बावजूद इसके भी नगर के लोग इस अभियान में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, जिसके चलते नगर पालिका द्वारा जगह जगह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों में जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है। साथ ही नगर पालिका द्वारा गीला कचरा व सूखा कचरा डालने की समझाइश दी जा रही है। वहीं इस अभियान में वार्ड नंबर 29 के बच्चों ने अपनी खासी रुचि दिखाई है। बताया जा रहा है कि यहां निवासरत बच्चों ने विगत कुछ दिनों से गीले व सूखे कचरे का अलग अलग संग्रह करना प्रारंभ किया था। अपार्टमेंट के बच्चों ने एक साथ मिलकर पिछले 15-20 दिन से प्लास्टिक को अलग करना शुरू किया और सेग्रीगेशन क्यों ज़रूरी है वो उन्होंने बताया। इस वजह से कॉरपोरेशन का या नगर पालिका का काम आसान होगा और जो प्लास्टिक से पोल्यूशन हो रहा है उस पर रोक लगेगी। इसलिए ये बच्चों का इनिशिएटिव है और ये सब लोगों ने करना चाहिए, ऐसी हमारी विनती है। सर गोविंद मावले, वार्ड सुपरवाइजर नगर पालिका से। बताइए क्या जो ये गीला सूखा कचरा अपन जो वार्डों में ले आता है, गीला अलग सूखा अलग। सूखे में झिल्ली पन्नी आ जाती, पॉलीथीन बॉटल डिस्पोजल वगैरह, और गीला कचरा में जैसे क्या है सब्जियों का हो गया, अनाज हो गया, पत्ते वत्ते जो है ये गीले कचरे में आया। बस यही करना चाहते हैं कि वार्डों सुधार हो जाए, लोग जागे कम से कम सूखा कचरा क्या होता है, गीला क्या होता है कचरा। आज क्या कर रहे हैं इस मुहिम में? तो जी सर, आज क्या इस मुहिम में क्या कर रहे हैं आज? इसमें वही है सर, बात वही थी, जागरूक कर रहे हैं वार्डवासियों को जागरूक करना चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं? वाराणसी स्थित शासकीय टिहलीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को 123 बटालियन CRPF बालाघाट द्वारा विकास खंड स्तरीय इंटर स्कूल गर्ल्स स्पोर्ट मीट का आयोजन किया गया, जिसमें वाराणसी कटंगी खैलांजी विकास खंड के अंतर्गत आने वाले स्कूलों के छात्राओं ने विभिन्न खेल गतिविधियों में भाग लेकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। टिहलीबाई में आयोजित इस कार्यक्रम के अंतर्गत दौड़, भाला फेंक, तवा फेंक, गोला फेंक, ऊंची व लंबी कूद सहित अन्य प्रतियोगिताएं कराई गई। साथ ही इन प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को विभिन्न पुरस्कारों का वितरण किया गया। सर, आपका पूरा परिचय? मैं राहुल धर्मवीर सेठ, द्वितीय कमान अधिकारी 123 वाहिनी CRPF बालाघाट। सर, आज कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की गई? ये हम लोग एथलेटिक मीट एक गर्ल्स का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ब्लॉक लेवल। ये 2 चरणों में होगा। बेसिकली पिछले साल भी हमने एक टूर्नामेंट कराया था, एक एथलेटिक मीट कराया था, स्पोर्ट्स मीट, और सिर्फ बच्चियों के लिए, गर्ल्स के लिए। और सभी ब्लॉक से हमने पिछली साल भी ये 19 और 20 तारीख 2 दिन बालाघाट में किया था। इस साल हम लोग उसी चीज़ को कर रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा अच्छे से कर रहे हैं। इस बार जो है हम उसको 2 चरणों में कर रहे हैं। पहले चरण में ब्लॉक वाइज कर रहे हैं, जैसे आज यहाँ उत्कृष्ट स्कूल वारासिवनी ब्लॉक, कटंगी ब्लॉक और खैलांजी ब्लॉक के जितनी भी स्कूल की बच्चियाँ हैं उनके लिए एथलेटिक मीट हमने ऑर्गेनाइज़ किया। 100, 200, 400, 800 मीटर दौड़, इसके अलावा गोला फेंक, चक्का फेंक, भाला फेंक, ये इवेंट हमने आज कराए। सर, आज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो गर्ल्स हैं, इनकी प्रतिभा, इनकी खेलकूद की प्रतिभा को आगे लाना। हमारा मेन मकसद ये है कि जो बालाघाट के जितने भी ब्लॉक हैं, 10 ब्लॉक हैं, हम सभी ब्लॉक में ब्लॉक लेवल के हम प्रतियोगिता कराएंगे, एथलेटिक मीट्स कराएंगे, जिससे कि जो है हम खिलाड़ी चुनेंगे इनमें से। इन खिलाड़ियों को फिर लास्ट में जो है सभी ब्लॉक्स का टूर्नामेंट हम कराएंगे जनवरी 2nd वीक में बालाघाट में। तो ये सब उसी की तैयारी है। आज से हमारा ये एथलेटिक मीट शुरू हुआ है। परसों हमारा 19 तारीख को किरनापुर में रहेगा। ग्रामीण थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवती ने अपने मौसी के लड़के के विरुद्ध जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। 25 वर्षीय इस गर्भवती लड़की द्वारा की गई शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने जिला सिवनी कुरई निवासी ललेंद्र उइके के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रामीण थाना क्षेत्र में रहने वाली 25 वर्षीय युवती बालाघाट में रहकर MA फाइनल की पढ़ाई करती है।
इस युवती के मौसी का लड़का ललेंद्र उइके का बूढ़ी निवासी अपने दोस्त के घर आना जाना था। इसी दौरान युवती की ललेंद्र से दोस्ती हो गई। इसी दरमियान आरोपी ललेंद्र ने 15 सितंबर को युवती को फोन कर उसे अपने दोस्त के कमरे में बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती संबंध बना लिए, जिससे युवती गर्भवती हो गई। आरोपी युवती को शादी का झांसा देकर लगातार संबंध बनाता रहा, लेकिन 4 माह होने के बाद भी शादी से इनकार करने और जान से मारने की धमकी देने पर युवती ने कोतवाली पहुंचकर ललेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। मंगलवार को नगर के कमला नेहरू प्रांगण में विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक विशाल धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर सोमवार को विश्व हिंदू परिषद स्थित कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें इस कार्यक्रम को लेकर आवश्यक जानकारियां दी गई। आयोजित इस पत्रकार वार्ता के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष हीरा सिंह भाटिया ने बताया कि प्रभु श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने 4 प्रखंडों में विशाल धर्म सभा का आयोजन किया गया है। पहली धर्मसभा बालाघाट में, दूसरी किरणापुर, तीसरी लालबर्रा और चौथी धर्मसभा खैलांजी में होगी। आप सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम स्थान जन्म स्थान अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण हेतु आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए पूज्य साधु संतों के मार्गदर्शन में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा बालाघाट जिले के 4 प्रखंडों में विशाल धर्मसभा का आयोजन किया जा रहा है। इस धर्मसभा में पहली जो धर्मसभा होगी बालाघाट नगर में कमला नेहरू मैदान आम्बेडकर चौक में दोपहर 1 बजे से होगी। दूसरी जो धर्मसभा होगी 23 तारीख किरणापुर बेसिक मैदान किरणापुर में दोपहर 1 बजे से होगी। तीसरी जो धर्मसभा है 25 तारीख लालबर्रा शासकीय स्कूल मैदान, वहाँ पर विशाल धर्मसभा होगी। और चौथी जो धर्मसभा होगी खैरलांजी, वहाँ पे स्कूल मैदान में यह धर्मसभा होगी। इस धर्मसभा को लेकर आज यहाँ पर पत्रकार वार्ता बुलाई गई है। आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम सभी माताएं बहनों से, सर्व हिंदू समाज से, सभी गणमान्य नागरिकों से, आम जनता से विश्व हिंदू परिषद की ओर से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस विशाल धर्मसभा में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम। वहीं विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री चंदर दमाहे ने बताया कि कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य राम मंदिर निर्माण के लिए सरकार को चेताना है कि पूरे देश भर में विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में पूरे देश भर में धर्म सभा का आयोजन किया जा रहा है। ये धर्म सभा भगवान राम का मंदिर जो अयोध्या में बनना है, ये उसके लिए सारे देश में सभाएं की जा रही है। क्योंकि अभी तक के हम हिंदू समाज को जिस अपनी सरकार थी, इसके पहले भी दूसरी सरकार थी, लेकिन किसी से भी हमको अभी तक के ये संतुष्ट आश्वासन नहीं मिल पा रहा है कि मंदिर कब बनेगा। कोर्ट से एक आशा थी, लेकिन अभी जो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जी आए, उन्होंने तो इस राम मंदिर के मुद्दे को सुनना भी उचित नहीं समझा। अब हमें ऐसा लगता है कि सरकार भी कुछ करेगी, लेकिन सरकार का भी रवैया 4.5 साल से देख रहे हैं कि हिंदू समाज के लिए जो हमारे आराध्य देव भगवान राम है, उनका मंदिर नहीं बना पा रहे, ना ही कानून बना पा रहे हैं। तो संगठन ने ये तय किया है कि अब पूरे देश भर में धर्म सभाएं करके सरकार को ये चेताना चाह रहे हैं और सरकार को ये आगाह कराने चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी भगवान राम का भव्य मंदिर बने, इसके लिए एक अध्यादेश लाए। इस धर्म सभा का बैयर क्षेत्र में पानी की समस्या को देखते हुए भाजपा द्वारा सांसद निधि से 24 पानी के टैंकर का वितरण किया गया है। समस्या को देखते हुए टैंकर उपलब्ध कराए जाने की मांग की जा रही थी, जिसे देखते हुए बालाघाट सिवनी सांसद बोध सिंह भगत द्वारा सांसद निधि से टैंकरों का वितरण किया गया है। मामले के संबंध में की गई चर्चा के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने बताया कि गर्मी के समय पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए सांसद निधि से यह कार्य किया गया है। इसके अलावा 50 टैंकर जल्द ही उपलब्ध कराए जाएंगे। मैदान पर नागपुर पॉइंट की तरफ से एक
पुराना चिड़िया ये सांसद निधि से और वहाँ के पंचायतों की मांग पर और देखा भी गया है, इसके पहले भी काफ़ी पंचायतों में टैंकर दिए गए हैं और अभी 24 टैंकर बैहर विधानसभा के लिए जा रहे हैं और 50 और आ रहे हैं, वो भी बैहर विधानसभा के लिए रहेंगे अलग अलग स्थानों पर। इससे टैंकर विशेष तौर से जब शादियों का मौसम होता है और गर्मी में पानी का जब अभाव होता है उस समय इनकी बड़ी उपयोगिता में साबित होती है और काफ़ी ये उपयोगी साबित हुए हैं, इसलिए हर पंचायत से इसकी मांग आती है तो सांसद के द्वारा सबको दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर 17 दिसंबर को ग्राम पंचायत पांडरवानी लालबर्रा के सरपंच एवं कांग्रेसी नेता अनीश खान का एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें सरपंच अनीश खान और स्थानीय वृत्ताकार प्राथमिक कृषि साख समिति के प्रबंधक HD पटले के बीच हुई बातचीत को बताया गया है। इस ऑडियो में कांग्रेसी नेता अनीश खान को किसानों की समस्या से प्रबंधन को अवगत कराता हुआ बताया गया है, जिसमें उनके द्वारा कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों को कोई भी परेशान नहीं होने दिए जाने की बात कही जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह ऑडियो राजनीतिक गलियारों में छाया हुआ है, जिसको लेकर जहां तहां जमकर राजनीति की जा रही है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान लालबर्रा सोसाइटी प्रबंधक HD पटले ने सरपंच अनीश खान पर धमकी दिए जाने का आरोप लगाया है। मेरे पास दबाव देने की कोशिश में है कि भाई ऐसा ऐसा करवा लो और ऐसा नहीं करते कर्मचारी को हटा दो, तो मैं बगैर उनको तो बेटा कार्रवाई के बगैर कुछ की गलती किए तो हटा ही नहीं सकता मैं, ऐसा प्रोसीजर है। और उन्होंने ये जो प्रेशर दिया है कि भाई ऐसा हो गया, मैं सोसाइटी जला दूंगा, धमका दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, गौरी भाव का राज आ गया है, कांग्रेस का गौरी भाव का राज नहीं है, कांग्रेस का राज आ गया है, ऐसा करके उन्हें मेरे से। मैं इस मामले में तो मैंने अभी तक सिर्फ अपने कार्यालय में दिया हूँ और सभी सहपाठी भाइयों को भी बताया था और अध्यक्ष को भी बताया था और खुमानसी भाव को भी बताया हूँ। तो क्या कानूनी कार्रवाई करवाएंगे? कानूनी कार्रवाई के संबंध में हाँ होना तो चाहिए, जब धमका रहा है। नहीं तो आपकी शिकायत, आप शिकायत दर्ज करेंगे क्या कानून पुलिस के पास? वहीं बालाघाट भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने इसे कांग्रेसियों का अहंकार बताते हुए अनीश खान की जमकर निंदा की है। चाहे कोई एक जनप्रतिनिधि हो या किसी दल के कार्यकर्ता हो, हम किसी से भी कैसी बात करें ये प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारे संस्कार बोलते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की 15 वर्ष सरकार रही है, लेकिन कभी हमारे कार्यकर्ताओं की इस तरह से कोई शिकायतें नहीं आती। और जहाँ तक अधिकारी कर्मचारियों पर जो काम हमें करवाने होते थे उसके लिए जितना दबाव संभव होता था बनता था, लेकिन इस भाषा का उपयोग करके कभी किसी प्रकार का काम भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता या जनप्रतिनिधि ने नहीं कराया है। और अगर इस तरह की भाषा इस्तेमाल करके कांग्रेस के किसी जनप्रतिनिधि या कार्यकर्ता ने बात की तो इसकी हम निंदा करते हैं। और अगर इसी तरह के कृत्य उनके द्वारा जारी किए रखे जाएंगे तो इसके लिए फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर आकर विरोध करें। बस यही तो अहंकार है जो अभी सरकार बनने के पहले ही उनके अंदर नजर आने लगा है और देखते हैं आगे आगे फिर क्या होता है। इस पूरे मामले पर की गई चर्चा के दौरान कांग्रेसी नेता व सरपंच अनीश खान ने अपने विचार कुछ इस प्रकार रखे। आज से लगभग 15-20 दिन पहले भी मैंने सोसाइटी के कर्मचारियों से कहा था कि लालबर्रा में जो सोसाइटी में जो ट्रैक्टर और अन्य कृषि यंत्र की सामग्री वो किसानों को जो किराए से दी जाती है उसको सुधरवाएं, तो वो सुधरी नहीं है। पिछले 15-20 दिन से ज़्यादा हो गया। तो लगभग 3 से 4 दिन पहले मैं सोसाइटी गया प्रबंधक से मिलने। उसके बाद फिर वहाँ के कर्मचारियों ने उसका नंबर दिए कि प्रबंधक जी नहीं है, आप बात कर लीजिए। प्रबंधक से मैंने बोला फ़ोन में कि प्रबंधक जी आप जो है ट्रैक्टर सामग्री सुधरवाएं और किसानों को जो अभी इस समय जो जुताई चल रही है, पिलाऊ जुताई और बहुत सारी चीज़, तो किसानों को जो है रिजनेबल रेट में वो मिल जाती है सामग्री कृषि यंत्र 450 रुपये पर घंटे में। और प्राइवेट में लेते हैं वो तो उसकी राशि दुगनी हो जाती है, लगभग 900 रुपये घंटा वो किसान लोग फिर दूसरों को देते हैं। तो उसको बनवाने के लिए मैंने कहा तो उसने बदतमीजी से बात किया वहाँ यहाँ का जो प्रबंधक है। जानकारी ये लगी कि वो जो है खैरलांजी क्षेत्र से आना जाना करता, कभी यहाँ पर रहता भी नहीं प्रबंधक, और उसकी जो लैंग्वेज थी वो राजनीति से प्रेरित थी। वो अपने आप को भारतीय
बीजेपी का बताता है कि बीजेपी वालों का मेरे सर पे हाथ है। चूँकि कांग्रेस की सरकार बन गई है और आज ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के कर्जे माफ़ किए। चूँकि हम तो किसानों की बात करने वाले लोग हैं, कांग्रेसी लोग, और हमने बोल दिया है कि यदि अब जो है आपकी सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है, किसानों की सरकार है। यदि किसानों के साथ या आम जनता के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार अधिकारी कर्मचारी के द्वारा किया जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इनको सबक सिखाएंगे। जी, तो क्या आगे मतलब जैसे कुछ बात आ रही कि भाई देख लेंगे, इस टाइप से भी कुछ आपने कहा कि भाई किसानों के साथ में अगर कुछ हम जो है ऐसे लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों की सूची बना रहे हैं जो राजनीति से प्रेरित है और जो काम नहीं करते हैं, निठल्ले लोग। मौसम में आए अचानक बदलाव और सोमवार को हुई बेमौसम बारिश ने जहां एक ओर किसानों की मुश्किल बढ़ा दी है, तो वहीं दूसरी ओर विभिन्न उपार्जन केंद्रों पर खरीदी गई धान को भीगने से बचाने के लिए कर्मचारियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका एक नज़ारा लालबर्रा हाई स्कूल समीप बने धान उपार्जन केंद्र पर देखने को मिला, जहां के कर्मचारी खरीदी गई धान के कट्टों को त्रिपाल से ढकते हुए नजर आए। चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। कमलनाथ के मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री की शपथ लेने पर युवा कांग्रेसियों ने मनाया जश्न, जमकर की आतिशबाजी। किसान कर्ज माफी को लेकर जिला सहकारी बैंक में बुलाई गई बैठक, किसानों का डाटा सॉफ्टवेयर में अपलोड करने के दिए निर्देश। जिले में 1,52,834 किसानों का कर्जा होगा माफ। बैयर क्षेत्र के लिए सांसद निधि से 24 टैंकरों का किया गया वितरण, 50 अन्य टैंकरों की दरकार। परिवहन व्यवस्था न होने के चलते जिले के कई धान उपार्जन केंद्र हुए बंद, चौकीदार के भरोसे केंद्र पर रखी है किसानों की लाखों क्विंटल धान। राजघाट चौक स्थित मानिक कॉटन स्टोर्स पर अज्ञात चोरों ने बोला धावा, दुकान का ताला तोड़कर 1,35,000 रुपए पर किया हाथ साफ। कोतवाली पुलिस कर रही है मामले की जांच। पुलिस परेड ग्राउंड में 16वें बाल महोत्सव का शुरू हुआ शुभारंभ, विभिन्न स्कूली बच्चों ने खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लिया भाग और शीतलहर के साथ हुई हल्की बरसात, लोगों ने लिया अलाव का सहारा। तो ये थे अब तक के कुछ समाचार। कुछ नए समाचारों के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।